नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विचारधाराओं की उन बातों को ध्यान में लाएंगे जिनके कारण भारत और भारतवासी लंबे समय से अकर्मण्य हो गए थे। असल में भारत को समझने की जरूरत है। भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत की प्राचीन सभ्यता की बात होती है, विचारधारा की नहीं। विचारधाराएं बहुत बाद की अवधारणाएं हैं। कुछ लोगों की अवधारणा है कि भारत का जन्म 1947 में हुआ, इसलिए वे भारतीय सभ्यता की बात नहीं करते। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ विचारधारा ही रहती है कि भारत का निर्माण सेक्युलरिज्म की विचारधारा पर हुआ। क्या इतना ही है भारत? क्या 1947 के बाद ही है भारत? उससे पहले भारत नहीं था। लेकिन भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ था। हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। जब देश पहले था तभी तो स्वतंत्रता मिली थी। अगर देश पहले नहीं था तो फिर 1947 से पहले भारत किस चिड़िया का नाम था? इसलिए यह जो हमको पढ़ाया जा रहा है कि भारत का निर्माण 1947 में हुआ, यह गलत है। हमें अपने प्राचीन इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारी सब सभ्यता, संस्कृति को समझना पड़ेगा। उसके आधार पर फिर हमें अपनी रणनीतियों को बनाना पड़ेगा, तब जाके भारत का निर्माण होगा। जितना महत्वपूर्ण यह है कि 1947 से पहले क्या हुआ, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि 1947 के बाद क्या हुआ। क्या हमने सही दिशा पकड़ी? चलिए पहले हम 1947 से पहले की बात करते हैं और फिर 1947 के बाद की घटनाओं को उसके साथ जोड़ेंगे। छोड़िए, हम वेदों, उपनिषदों और रामायण, महाभारत की बात नहीं करते, उस काल की बात नहीं करते, जिसे मानने वाले एशिया ही नहीं दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं और भारत के अगल बगल के देशों में भारतीय संस्कृति जगह जगह पर दिखाई देती है। हम अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। हम पिछली बातें नहीं करते, हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति की बातें नहीं करते। हम सिर्फ आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। हमारे आधुनिक इतिहास की सबसे कम आंकी गई घटना ईसा पूर्व 265 की है और वे है कलिंग का युद्ध। वहां से हमारी सभ्यता, संस्कृति बदली और हम आक्रमण्य हुए। युद्ध ने प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक को बदल दिया था, लेकिन इस युद्ध ने सिर्फ अशोक को नहीं बदला था। उस युद्ध ने आने वाली सदियों के लिए भारत को भी बदल दिया था। बादशाह, सम्राट अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और शांतिवादी हो गए। उनकी अपनी विचारधारा जो भी हो, युद्ध छेड़ने की अनिच्छा हिंदू शासकों की बाद में मानसिकता बन गई। नतीजा यह निकला कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भारतीय सभ्यता पूरी तरह से रक्षात्मक हो गई। भारतीय राजवंशों और सम्राटों में विस्तारवाद की अनिच्छा पैदा हो गई। और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो भारत अफगानिस्तान तक राज कर रहा था, हिंदू शासक थे। वे अपने शासन की परिधि में ही संतुष्ट होने लगे। नतीजतन अन्य देशों के शासकों के हमलों और युद्ध की धमकियों को समझने और पहले से तैयार रहने की उनकी क्षमता भी कम हो गई। समझौता करना और क्षमा करना हमारी सभ्यता के कीवर्ड बन गए। हमें भारतीय मानसिकता पर अशोक सिंड्रोम कहा जा सकता है। अशोक सिंड्रोम जल्द ही पृथ्वीराज सिंड्रोम बन गया। पृथ्वीराज चौहान भारतीय वीर योद्धा रहे हैं, लेकिन मुद्दा है अत्याधुनिक उदारता का। पृथ्वीराज चौहान ने 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन उसे जाने दिया।
बाद में गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर उसे अंधा कर दिया। इस श्रृंखला में आपको एहसास होगा कि पृथ्वीराज चौहान की तरह 10 शताब्दियों बाद तक हम धोखा ही खाते रहे। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने धोखा खाया, 10 शताब्दियों तक हम धोखा ही खाते रहे। वैसे भी पृथ्वीराज चौहान की अनावश्यक उदारता से भारत को इस्लामी विजय की वजह बना दी। इस तरह भारत सदियों तक मुस्लिम लूट का और हिंदू तलवार की नोक पर धर्मांतरण का शिकार हो गया। कलिंग युद्ध के बाद हमने कभी भी ऐसी व्यवस्था हासिल नहीं की जो भारतीय सभ्यता पर हमला करने वालों पर आक्रामक रणनीति अपनाने वाली हो। यह है कहानी सम्राट अशोक के शांतिवादी बनने के बाद भारत पर हुए असर की। अनावश्यक रूप से रक्षात्मक शासन इस्लामी विजय का मार्ग प्रशस्त करता गया और इस्लामी विजय के बाद ब्रिटिश राज का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि सामाजिक विचारक और आम लोग भी अपनी सभ्यता के बारे में डरपोक हो गए। अंग्रेजों ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हम महिला विरोधी और पुरातनपंथी। अभी हाल ही में जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग हिंदुत्व करके कॉन्फ्रेंस हुई न्यूयॉर्क में, उसमें भी यही अवधारणा दी गई कि भारत के हिंदू पुरातनपंथी हैं, महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी। हमारे बारे में इस तरह की धारणाएं फैलाई गई और हिंदुओं को बदनाम किया गया। हमारे कुछ प्रसिद्ध सामाजिक विचारकों ने ब्रिटिश शिक्षा को रामबाण औषधि के रूप में अथक रूप से बढ़ावा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ भारतीय सभ्यता के बारे में है, विचारधारा के बारे में नहीं। लेकिन विचारधारा को सामने रख करके भारत को और भारतीयों को, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश चलती चली गई। बाद में जिसने भी भारतीय सभ्यता के गौरव के लिए खड़े होने की कोशिश की, हर शासन ने उसे शर्मिंदा किया। ब्रिटिश युग ने नेहरू युग का मार्ग प्रशस्त किया। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने फिर से घोषित किया कि भारत रणनीतिक रूप से संयम अपनाएगा। चीन ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश करके 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। तो भारत के तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि उन बंजर पहाड़ों में घास का एक तिनका भी नहीं उगता। बेशक बौद्धिक लाभी में से किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू के इस कथन का विरोध नहीं किया। संसद में जरूर विरोध हुआ। नेहरू वही कर रहे थे जो वे चाहते थे कि भारत के नुकसान की हद तक उदार बने रहे। नेहरू ने वही जारी रखा जो कलिंग युद्ध से शुरू हुआ था। फिर इंदिरा गांधी आई, वह भी पृथ्वीराज सिंड्रोम का शिकार हो गई। 1971 का युद्ध जीता, लेकिन शिमला समझौते में जीता हुआ इलाका छोड़ दिया। बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा ही किया था। 1971 के बाद पाकिस्तान ने वही किया जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने रणनीति अपनाई कि आतंकवाद के माध्यम से भारत पर इतने जख्म कर दो कि हर ओर खून बहने लगे। और हम 71 के बाद से लगातार आतंकवाद को झेल रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। वाजपेयी को कई कारणों से इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बस वे सिर्फ एक बात के लिए वाजपेयी की आलोचना नहीं करते, वह यह कि उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया था। लेकिन यह फिर से बेहद दरियादिली ही तो है, वही पुराना अशोक का सिंड्रोम। पाकिस्तान एलओसी पार कर सकता था, लेकिन भारत ने नहीं की। वही अशोक का
फिर संसद पर हमला हुआ, हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की। ऑपरेशन पराक्रम कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। फौज गई, वापस आ गई। फिर कुछ साल बाद 26/11 हुआ, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुना रणनीतिक संयम, वही जो नेहरू ने किया, जो अशोका ने किया और उसके बाद सारे हिंदू शासकों ने किया। पावरफुल लापी में से किसी ने मनमोहन सिंह की आलोचना नहीं की। जब तक तुम सदियों की कायरता से खींची गई लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं बढ़ोगे, तुम दबते ही चले जाओगे। और हिंदू महान सम्राट अशोक के समय से ही कायरता की लंबी लक्ष्मण रेखा खींचता चला जा रहा। लेकिन 1992 के बाद सब कुछ बदल गया। हिंदू जागने लगा तो हिंदुओं की कायर लाबी जागने वालों के खिलाफ खड़ी हो गई। फिर मंच पर आए नरेंद्र मोदी। कश्मीर के उड़ी इलाके में पाकिस्तान ने सीमा पार से हमला किया तो पैरा एसएफ ने एलओसी पार कर आतंकवाद के लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के साथ मोदी कई कदम आगे बढ़ गए। हमारे हवाई रणबांकुरों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा। भारत लंबे समय के बाद अशोका सिंड्रोम से बाहर निकल रहा है। इसलिए छटपटा रहे हैं वे सेकुलर जो ये मानते हैं कि भारत का निर्माण सेकुलरिज्म के आधार पर हुआ है। भारत सेकुलरिज्म की विचारधारा पर चलेगा। वह अपनी पुरानी संस्कृति को याद नहीं करने चाहते, सभ्यता को याद नहीं करना चाहते। इसीलिए वे जागे हुए हिंदुत्व को कोस रहे हैं और पूरी दुनिया में हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वे मोदी को घृणा का पात्र बना रहे हैं और मोदी घृणा के पात्र बन रहे हैं। वे लोग वो हैं जो नेहरू की रणनीतिक संयम की नीति की हमायती हैं। इसके साथ ही हिंदुत्व को नए खतरे के रूप में देखा जाने लगा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो लोग जो भारत की सभ्यता को, संस्कृति को जागने देना नहीं चाहते, वे ग्लोबल हिंदुत्व डिसमेंटलिंग करना चाहते हैं। हमने 265 ईसा पूर्व में हमलावर को धमकाना बंद कर दिया था। उनको लगता है कि भारत या हिंदू किसी की को धमकी कैसे दे सकता है, क्योंकि हमने तो 265 में ही बंद कर दिया था। हमें उसी विचारधारा पर, उसी पर चलना है। कोई हम पर हमला करे, कोई हम पर कब्जा करे, चाहे चाइना करे, चाहे पाकिस्तान करे, हम चुप रहे। शायद इसीलिए एक शक्तिशाली लॉबी से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मुद्दे पर तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह सब 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने से ही शुरू नहीं हुआ, यह बहुत पहले शुरू हो गया था। इसे समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि यह मोदी आने वाले मोदियों यानी आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए हमारी मानसिकता को बदलने में सफल होगा, क्योंकि एक मोदी सदियों से जमा हुई कायरता की सड़न को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज इतना ही। फिर हम नए वीडियो में नए विचार को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।